Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll continue with our second chapter, Kings, Farmers and Towns. And this is the second video of this chapter. Let's start with page number 29. So come to the page number 29. And the topic is the earliest states. First point, the 16 Mahajanpads. The 6th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history. It is an era associated with early states, cities, the growing use of iron, the development of coinage, etc. It also witnessed the growth of diverse system of thought, including Buddhism and Jainism. 16th century जो है 16th century बिफोर क्राइस्ट एरा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के लिए, बहुत ही टर्निंग पॉइंट है. इसमें इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हुए थे, जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि उस समय एक तो आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, साथ ही कॉइनेज का भी डेवलपमेंट होने लगा था. कॉइनेज को नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाने लगा था. साथ ही ये जो टाइम पीरियड है ये विटनेस है बहुत सी जो डाइवर्स थॉट्स है रिलीजन से रिलेटेड उनके डेवलपमेंट में. उन्हीं में से दो थे बुद्धिज्म और जैनिज्म, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो डेवलपमेंट हुआ था वो इसी टाइम पीरियड में हुआ था. इसके साथ ही ये सेंचुरी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इंडियन हिस्ट्री में. Buddhist and Jainist texts mention amongst other things 16 states known as Mahajanpads. Although the list varies, same names such as some name Vajji, Magad, Kaushali, Kuru, Panchal, Gandhar and Avanti occur frequently. Clearly, these were amongst the most important Mahajanpads. जो जैन और बुद्ध धर्म के जो टेक्स्ट थे उनमें कुछ जो नाम, बहुत सी चीज़ें फ्रिक्वेंटली रिपीट हुई है. उनमें से कुछ वर्ड या कुछ नाम ऐसे थे या महाजनपद जिसे कहते हैं, वो उनके नाम बार बार आए हैं, वो रिपीट हुए हैं, दोनों में मिलते हैं. जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें भी और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी, जिनमें से कुछ हैं वज्जी, मगध, कौशाली, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती. ये जो नाम है ये बार बार इन दोनों का फ्रिक्वेंटली उसमें टेक्स्ट में नाम मिलता है. तो इसका क्लियरली ये मतलब है कि ये जो भी महाजनपद थे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. अब महाजनपद क्या होते हैं? महाजनपद मीन द लैंड वेयर अ जन, अ पीपल, क्लैन और ट्राइब सेट्स इट्स फुट और सेटल्स. इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत. जनपद का मतलब है जन और पद, दो शब्दों से मिलकर ये बना है. जन का मतलब व्यक्ति और पद मतलब पैर. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वह जगह जहाँ पर जो लोग हैं अपने पैर रखते थे, या फिर पैर रखने से मतलब सेटल होते थे, वहाँ पर पैर अपने जमा लेते थे. तो इसका मतलब ये हुआ कि जनपद वह स्थान है, वह जगह है, लैंड है जहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया था. और इस वर्ड का जो यूज़ है वो प्राकृत जो कि एक लैंग्वेज थी उसमें और संस्कृत दोनों में फ्रिक्वेंटली इस वर्ड का यूज़ हुआ है. While most Mahajanpads were ruled by kings, some known as Garnas or Sanghas were oligarchies where power was shared by a numbers of men, often collectively called Rajas. Both Mahavirs and Buddhas belonged to such Garnas. In some instance, as in the case of the Vajji Sangh, the Rajas probably controlled resources such as land collectively. Although their histories are often difficult to reconstruct due to the lack of resources, some of these states lasted for nearly 1,000 years. जो महाजनपद है वहाँ पर मोस्टली जो किंग होते थे वो रूल करते थे, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप भी थे या कुछ ऐसे गण या संघ भी थे जहाँ पर ऑलिक्रेसी थी, ऑलिगार्कीज थी, यानी कि कुछ लोगों का समूह होता था जिनके पास पावर होती थी और वो लोग मिलकर शासन करते थे, रूल करते थे और उन्हें राजा कहा जाता था. बुद्ध या जो महावीर हैं और जो बुद्ध हैं वो भी इसी तरह के संघ से आए हुए हैं, बिलोंग करते हैं वो भी. ऐसे
जो कुछ राज्य संघ थे उनमें से एक है वज्जी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर राजा जो है वो कंट्रोल करता था जो भी उसके रिसोर्सेज थे या उनको जो इकोनॉमिकली यूज़फुल थे, इम्पॉर्टेंट थे उनको, और जो लैंड था उस पर भी कंट्रोल करता था। जो राजा है वो कंट्रोल करता था और रिसोर्सेज को उनसे कलेक्ट करता था। साथ ही ऐसे जनपद के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, इसीलिए उनकी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इनसे रिलेटेड बहुत ही कम नॉलेज है, बहुत कम रिसोर्सेज हैं। और साथ ही जो स्टेट्स थे वो काफ़ी लंबे समय तक अस्तित्व में रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम तक ये बने हुए रहे थे, हज़ारों सालों तक रहे थे। Each Mahajanpad had a capital city which was often fortified. Maintaining these fortified city as well as providing for incipient armies and bureaucracy required resources. महाजनपद जो भी थे, जितने थे, उन सभी की अपनी कैपिटल होती थी जो कि फोर्टिफाइड थी, किलेबंद थी, और इन फोर्टिफाइड कैपिटल्स को मेंटेन करना और इनकी मेंटेनेंस के लिए आर्मी और ब्यूरोक्रेसी रखना बहुत कम ज़रूरी था, और उनके लिए बहुत बड़े मात्रा में रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। फ्रॉम circa 6th century BCE onward, Brahmins began composing Sanskrit texts known as the Dharmashastra. These laid down norms for rulers as well as the other social categories who were ideally expected to be Kshatriyas. Rulers were advised to collect taxes and tributes from cultivators, traders and artisans. तो 6th century थी बिफोर करंट एरा, उससे पहले की ईस्वी पूर्व जो शताब्दी थी 6th, उसमें जो ब्राह्मण से उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को कंपोज करना स्टार्ट कर दिया था, जिन्हें हम धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं। उनमें जो किंग है उनके लिए और जो सोशल कैटेगरीज थी उनके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए थे, कुछ नियम निर्धारित किए गए थे। राजा मोस्टली क्षत्रिय जो वर्ण था उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि उन्हीं वर्ण का या उसी जाति का, या उस समय में मोस्टली 4 वर्ण थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उनमें से प्रमुख जो था उसी क्षत्रिय, उसी से राजा चुना जाए ऐसा माना जाता था। और साथ ही राजा को ये एडवाइस किया जाता था कि वो जो कल्टीवेटर्स हैं, किसान हैं, जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स, और जो आर्टिजन्स हैं, शिल्पी हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करे और उनसे ट्रिब्यूट्स लें, उनसे गिफ्ट कलेक्ट करे। वर रिसोर्सेज ऑल्सो procured from pastoralists and forest people, we do not really know. तो क्या ये टैक्सेस जो पास्टरलिस्ट है या फिर जो फॉरेस्ट पीपल है उनसे भी कलेक्ट किया जाता था, इस बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। What we do know that is that rate on neighboring states were recognized as legitimate means of acquiring wealth. जो पड़ोसी राज्यों पर जो अटैक करना, रेड डालना होता था, उसे लीगल माना जाता था, और इस तरह से अपने स्टेट का, अपने राज्य का जो वेल्थ थी उसे बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही मानते थे, उसे गलत नहीं माना जाता था। ग्रेजुअली सम स्टेट्स acquired standing armies and maintained regular bureaucracy. Others continued to depend on militia, recruited more often than not from the peasantry. कई उनमें से ऐसे स्टेट्स थे जो कि अपनी रेगुलर आर्मीज रखने लगे थे, ब्यूरोक्रेसी रखने लगे थे, लेकिन जो बाकी के जनपद से वो दूसरों पर डिपेंड थे, जिनमें से मिलिशिया जो कि उनकी जो किसान है, जो आम जनता है, उन्हीं में से चुनते थे सैनिकों को जब ज़रूरत होती थी तब। जैसे कोई आक्रमण होता या कोई अटैक होता, उसी टाइम में रिक्रूट की जाती थी आर्मी, बाकी वो रेगुलर आर्मी नहीं रखते थे। Now what is oligarchy? Oligarchy refers to a form of government where power is exercised by a group of men. The Roman Republic, about which you read last year, was an oligarchy in spite of its name. Oligarchy उसे कहा जाता है जो कि एक ग्रुप में डाइवर्ट होता है, पावर जो भी होती है
स्टेट की वो सारी एक ग्रुप के पास में डिवाइडेड होती है। उनके द्वारा मतलब उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो पूरा एक ग्रुप मिलकर लेता है। जैसे कि रोमन रिपब्लिक में, जिसके बारे में लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था 11th क्लास में, लेकिन वहाँ पर इसका नाम दूसरा कहा जाता था उसे। नाउ द सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट अमंगस्ट द 16 मगध। बिटवीन द 6th and the 4th century BCE, Magad, in present days Bihar, became the most powerful Mahajanpads. Modern historians explain this development in a variety of ways. Magad was a region where agriculture was especially productive. Beside iron mines in present days Jharkhand were accessible and provided resources for tools and weapons. Elephants, an important component of the army, were found in forest in the region. Also, the Ganga and its tributary provided a means of cheap and convenient communication. तो जो 16 में से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो महाजनपद है जिसका नाम है मगध, उसके बारे में उस बिटवीन 6th और 4th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, उसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट स्टेट बन गया था ये। उसके बारे में जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि बहुत सारे वजह थी जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट हुआ था। उसमें सबसे पहले तो कि मगध ऐसी जगह पर लोकेटेड था जहाँ पर गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी की वजह से बहुत ही प्रोडक्टिव था एग्रीकल्चर वाइज। और सेकंड, यहाँ पर माइंस थी आयरन की, उसकी वजह से इजीली उन्हें मटेरियल अवेलेबल था जिससे वेपन्स और टूल्स बनाए जाते हैं। थर्ड, वहाँ पर आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है एलिफेंट, वो भी वहाँ के जो फॉरेस्ट थे वहाँ पर इजीली अवेलेबल होता था। और साथ ही जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत चीप और कन्वीनियंट वे था, बहुत ही सस्ता और सुलभ जिसे कह सकते हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल था गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू। However, early Buddhist and Jain writers who wrote about Magad attributed its power to the policies of individuals. Ruthlessly ambitious king, of whom Bimbisar, Ajatashatru and Mahapadmanand are the best known, and their ministers who helped implement their policies. इसके अलावा जो बुद्धिस्ट और जो जैन राइटर है जिन्होंने दूसरे रीज़न बताए हैं इसकी इम्पोर्टेंस के लिए, वो है वहाँ के जो किंग थे जो बहुत ही एम्बिशियस थे, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। और साथ ही उनके जो मिनिस्टर थे जिनकी वजह से जो भी पॉलिसीज़ बनाते थे रूलर्स, उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता था, मिनिस्टर करवाते थे। तो उन सभी की वजह से जो मगध था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया था। और वहाँ के जो एम्बिशियस किंग्स थे जिनमें बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं, जिसके बारे में बहुत पढ़ा है हमने। इनिशियली राजगह, द Prakrit name for present is Rajgir in Bihar, was the capital of Magad. Interestingly, the old name means house of the king. Rajgah was a fortified settlement located amongst hill. Later in the 4th century BCE, the capital was shifted to Patliputra, present day Patna, commanding route of communication along the Ganga. शुरुआत में जो राजगह है जिसको प्राकृत नाम है राजगृह, और जो कि बिहार का राजगृह जो है उसे कहा जाता था, वो कैपिटल थी मगध की। और इसका मीनिंग होता है हाउस ऑफ द किंग, राजा का घर जिसे कहा जाता था। इसी के नाम से ये स्टेट या कैपिटल बना था और उसी को मगध का शुरुआती कैपिटल कहा जाता था। और ये जो राजगृह है वो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है और फोर्टिफाइड सेटलमेंट है। लेकिन थोड़े टाइम बाद में कुछ 4th सेंचुरी में जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गई थी, राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई थी, जो कि करंट में पटना के नाम से जानी जाती है।
और पटना या पाटलिपुत्र ऐसी जगह पे सिचुएटेड था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट था। गंगा के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता था उसके बीच में बसा हुआ था ये पाटलिपुत्र, इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस थी। नाउ लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर इन द प्राकृत लैंग्वेज वाइल दोज इन द northwest of the subcontinent were in Aramaic and Greek. Most Prakrit inscriptions were written in the Brahmi script. However, some in the northwest were written in Kharoshti. The Aramaic and Greek script were used for inscriptions in Afghanistan. तो अशोक के जो मोस्टली इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनके जो इंस्क्रिप्शन है मोस्टली वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट में मिले हैं, और अरेमाइक और जो ग्रीक लैंग्वेज में भी लिखे हैं वो कुछ नॉर्थ वेस्ट में भी मिले हुए। अशोक के जो अधिकतर इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत लैंग्वेज में है और उन्हें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, लेकिन कुछ जो नॉर्थ वेस्ट से मिले हैं वो अरेमाइक और ग्रीक में लिखे गए हैं और उनके लिए खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। साथ ही अरेमाइक और जो ग्रीक स्क्रिप्ट है वो जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो अफ़गानिस्तान से मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड अर्ली एम्पायर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।